हेलो फ्रेंड, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो अपने पिछले वीडियो में हमने लेथ मशीन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। उससे आगे एमसीक्यू को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले बता दें, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि बैकलेस तो आपने बता दिया, सॉरी स्लैकनेस आपने बता दिया, उसी से रिलेटेड एक और दोष होता है बैकलेस होता है। तो बैकलेस और स्लैकनेस इन दोनों को कैसे दूर करते हैं, इनको साथ में देख लीजिए। तो बेसिकली ये दोनों दोस्त कंपाउंड स्लाइड और टॉप स्लाइड में ही होते हैं जो स्विवल बेस होती है। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी वहां पर घिसावट के कारण स्लैकनेस उत्पन्न हो जाती है तो स्लैकनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उनके बीच में हम जिब लगाते हैं। जिब कहाँ लगाई जाती है? कंपाउंड स्लाइड की जो टॉप स्लाइड होती है और स्विबल बेस असेंबली, इन दोनों के बीच में वहां पर जिब लगाई जाती है जिससे स्लैकनेस को दूर किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक होता है बैकलेस। अब जब बैकलेस दोष हो जाता है तो आप क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस स्लाइड के हैंड व्हील को आप रोटेट कर रहे होते हो। कभी कभी क्या होती है, हमारी क्रॉस स्लाइड रोटेट नहीं होती है, ठीक मीन्स वो अलोंग टू कह लिया जाए, मीन्स रोटेशन के 90 डिग्री पर मूव नहीं होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो ये बैकलेस के कारण होता है। इस बैकलेस को कैसे एडजस्ट करते हैं? तो वहां पर जो नट्स लगे होते हैं बेसिकली हैंड व्हील में, उस नट को हम कई बार टाइट कर देते हैं तो बैकलेस की जो त्रुटि होती है दूर हो जाती है। कई बार उसके हमें असेंबली को खोलना पड़ता है तो वहाँ अंदर एक लीड स्क्रू लगा होता है। अभी लीड स्क्रू पर यहाँ एक नट लगा होता है कुछ इस टाइप का, जिसमें 4 आपके स्क्रूज लगे होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, जब टाइट कर देते हैं तो ये बैकलेस का यहाँ पर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक, तो ये थी बैकलेस और स्लैकनेस। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जाप को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक, जो हमें रफ कास्टिंग करनी होती है, रफ कास्टिंग की हुई कोई जॉब है उसकी टर्निंग करनी होती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रफ कास्टिंग मीन्स उतना रेगुलर नहीं है, थोड़ा क्या है, इरेगुलर सरफेस है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फोर्जा चक का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप होता है तो बेसिकली वहां पर प्रयोग किया जाता है। अगर वो पूरा क्या होता, बढ़िया से रेगुलर सरफेस होता, तो हम किसका प्रयोग करते? तो त्रिज्या चक का प्रयोग कर सकते थे। ठीक, तो इसी फोर्जा चक का दूसरा नाम होता है, इसे कहा जाता है स्वतंत्र चक या इंडिपेंडेंट चक के नाम से जानते हैं, या इसी को डॉग चक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो चारों जबड़े होते हैं, जॉस होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तो इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट चक के नाम से जानते हैं। टोटल कितने जास होते हैं इसमें? 4 जास होते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं। ठीक, अब इसके फेस पर क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल होती है। इन सर्किल की मदद से हम क्या करते हैं, इन जास को ओपन करते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसका प्रयोग बेसिकली हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है, या जो इरेगुलर शेप के वर्क पीस होते हैं उनको पकड़ने के लिए, रफ टर्निंग करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें कई बार क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं इसमें, अगर हमें एक्यूरेट सेटिंग नहीं होती तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करके हम जॉब को क्या करते हैं, ट्रिमिंग कर लेते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में सेट कर लेते हैं। एक इसका और मेन एडवांटेज होता है कि इसके जबड़े को हम क्या कर सकते हैं, फोर्जा चक के जबड़े को उल्टा करके भी प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका मेन एडवांटेज ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेट ओवर विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए या टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है? जब आप टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं टेल स्टॉक मेथड के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, सेट ओवर मेथड भी कहते हैं। तो उस समय बेसिकली किस सेंटर के प्रयोग के द्वारा आप टेपर टर्निंग करते हैं? तो क्या होता है बेसिकली, आपका यहाँ पर ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में हमारी जॉब बंदी होती है। टेल स्टॉक को, बॉडी को थोड़ा सा हम ऑफसेट करते हैं। बॉडी को किस में ऑफसेट किया जाता है? तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, ये एमएम में ऑफसेट किया जाता है। तो यहाँ किस सेंटर का प्रयोग करें जिससे कि इसको एग्जैक्ट में टर्निंग, टेपर टर्निंग की जा सके? तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर बॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके आगे का पॉइंट क्या होता है, एकदम गोल गेंद के जैसा होता है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो टेपर टर्निंग करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि हाफ सेंटर का प्रयोग कब करते हैं? तो जब हमें क्या करना होता है, फेसिंग करनी होती है। ठीक, कोई छोटा जॉब हो उसकी फेसिंग करनी होती है, तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं? हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग कब करते हैं? तो मीन्स भारी कार्य जब करना होता है, काफी हैवी जॉब को टेल स्टॉक में लगाते हैं,
तो क्या होता है, ये रिवॉल्विंग सेंटर का उसमें प्रयोग किया जाता है। ये जॉब के साथ घूमता भी रहता है, ठीक। इसमें बॉल और बेयरिंग वगैरह लगी होती है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये घूमता रहता है, ठीक। घूमने के कारण क्या करता है, ये इंद थ्रस्ट, जहां पर लोड वगैरह लगते हैं, थ्रस्ट लोड होता है, वो भी क्या कर लेता है, सहन कर पाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल या फिर बोर के संकेंद्र में करनी होती है। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, होलो वर्कपीस, जैसे पाइप वगैरह होती है, ठीक। अब पाइप में क्या है, अंदर का मान लीजिए कोई ऐसी पाइप जैसी संरचना जो अंदर से क्या है, एकदम से फिनिश है। अब उसके बाहर हमें क्या करनी है, टर्निंग करनी है, ठीक। तो इस प्रकार के जॉब की टर्निंग वगैरह करने के लिए बेसिकली किस किस सपोर्टिंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे, किसमें उसको हम होल्ड करते हैं, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की जो मशीनिंग है उसके होल के संकेंद्र में करनी है। मीन्स उसमें ऑलरेडी होल है, अब उस होल के संकेंद्र में हमें क्या करनी है, उसकी टर्निंग करनी है, कह सकते हैं फिनिश किए सुराख वाले खोखले जाप को हमें क्या करना है, कंसेंट्रिक टर्निंग करनी है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है प्रयोग मैंड्रेल का। मैंड्रेल का प्रयोग करके ऐसे जाप को हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली जैसे पाइप हो गया, पुली हो गया, इन सब की जब हमें टर्निंग करनी होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर के बीच पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, जब हमें काफ़ी हाई स्पीड पर टर्निंग करनी होती है तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि जॉब के साथ घूमता भी रहता है। लाइव सेंटर की नोच का शीर्ष कोण कितना होता है। जो लाइव सेंटर है इसका जो शीर्ष का एंगल होता है, जो पॉइंट का एंगल होता है, ये कितने डिग्री रखा जाता है। तो चाहे वो लाइव सेंटर हो या डेड सेंटर हो, बेसिकली एंगल कितना होता है, 60 डिग्री ही रखा जाता है। अब कई बार यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है, डेड सेंटर का प्रयोग जब हम काफ़ी हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, उस समय 90 डिग्री वाले सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जनरल कंडीशन में क्या होता है, 60 डिग्री वाले सेंटर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लाइव सेंटर हो या फिर डेड सेंटर हो। इसे लाइव सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगाया जाता है, क्या करता रहता है, वर्कपीस के साथ रोटेट करता रहता है। डेड सेंटर टेल स्टॉक के बैरल में फिट होता है, वो फिक्स रहता है, रोटेट नहीं करता, इसीलिए क्या करते हैं, उसे हम डेड सेंटर के नाम से जानते हैं। अब रोटेट नहीं करता तो जो आगे का पॉइंट होगा क्या होगा, ज़्यादा घिसेगा। इसे घिसावट से बचाने के लिए यहाँ पर कार्बाइड की टिप को ब्रेच कर दी जाती है, जिससे इसके कोनिकल भाग को घिसने से बचाया जा सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ऊपर ही अभी हमने देखा था कि हाफ सेंटर का हम प्रयोग कब करते हैं, तो बेसिकली इसका प्रयोग सपोर्ट देने के लिए ही किया जाता है। जो छोटे जॉब होते हैं उसकी फेसिंग करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका उत्तर सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस की फेसिंग करने के लिए। मीन जहाँ पर आपका सेंटर होल है उस पॉइंट तक जब हमें वर्कपीस की क्या करनी होती है, फेसिंग करनी होती है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, उस कंडीशन में हम हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहारा प्रदान करता है या प्रतिरोध करता है। ऑप्शन है किसी फ्रैक्शन को नहीं, बराबर फ्रैक्शन, कम फ्रैक्शन या फिर अधिक फ्रैक्शन। तो आपको पता है ये रोटेट नहीं करता, तो इसका पॉइंट पर फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होता है कंपेयर टू लाइव फ्रैक्शन की तुलना में। जो डेड सेंटर होता है वो क्या करता है, ज़्यादा फ्रैक्शन या फिर ज़्यादा प्रतिरोध का सहन करता है, इसीलिए कार्बाइड टेम्परेच कर दी जाती है कि उसमें थोड़ी घिसावट कम हो सके। नेक्स्ट, थ्री-जा चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। जो थ्री-जा चक होते हैं इनका साइज बेसिकली किसके द्वारा लिया जाता है या कैसे इसके साइज को हम व्यक्त करते हैं, यही इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देख लिया जाए कि कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक जा के साइज द्वारा, जा की थिकनेस द्वारा, चक की बॉडी के व्यास द्वारा या चक की बॉडी के चौड़ाई के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। जो भी उस बॉडी का, चक की बॉडी का व्यास है, डायमीटर है, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, त्रिज्या चक को हम स्पेसिफाई करते हैं, उसको निर्दिष्ट करते हैं। त्रिज्या चक का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। फोर-जा चक को इंडिपेंडेंट चक या फिर डॉग चक, और थ्री-जा चक को क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस या फिर हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल वर्कपीस को पकड़कर
उसकी हम क्या कर सकते हैं, टर्निंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो इसमें इसके पिनियन पर तीत वगैरह कटे होते हैं, क्राउन व्हील लगी होती है जिसमें स्क्रॉल चूड़ी कटी होती है, जिसके सहारे से क्या करते हैं, ये इसके जबड़े मूव करते हैं, एक साथ इसके सारे जबड़े मूव करते रहते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसके जबड़ों को हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके प्रयोग नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल प्रकार के मीन्स उल्टा लगाना है तो उसके लिए स्पेशल प्रकार के जास के सेट उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट चित्र में और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्जा चक का प्रयोग किस प्रकार के कट के लिया जाता है, तो उसे हम हैवी डेप्थ ऑफ कट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसे बेसिकली उतना हैवी डेप्थ ऑफ कट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। चित्र में किस प्रकार का होल्डिंग डिवाइस दिखाया गया, बेसिकली यहाँ पर तो चित्र दिया नहीं गया है कि कौन सा यहाँ पर पूछा गया है, चित्र बेसिकली नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक रहा होगा, तो आप अपने को पता नहीं कि कौन सा यहाँ पर चित्र दिखाया गया, इसलिए हम इसके बारे में कह नहीं सकते। बट मैक्सिमम कंडीशन में जब चित्र दिया जाता है तो आपको फेस प्लेट का चित्र दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें कुछ ऐसे यू आकार की स्लॉट वगैरह कटी होती है, तो एक इसका चित्र होता है, ये यहाँ पर फेस प्लेट का चित्र ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में दिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट फॉलोअर स्टडी में होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे फॉलोअर स्टडी के बारे में। ठीक, फॉलोअर स्टडी में कितने पैड होते हैं यहाँ पर पूछा गया है विषय। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे फॉलोअर स्टडी क्यों कहते, सॉरी फॉर सम इश्यू। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फॉलोअर स्टडी में होते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं। पूछा गया 1 पैड, 2 पैड, 3 पैड या फिर 4 पैड होते हैं, तो फॉलोअर स्टडी में हमारे कितने पैड होते हैं, 2 पैड होते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर स्टडी रेस्ट से पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है काफ़ी अगर लंबा वर्क पीस है, लंबे वर्क पीस की हम टर्निंग वगैरह करते हैं लेथ पर, तो लंबे आपको अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए मीन्स जो उसका सेल्फ वेट होता है, मान लीजिए कोई लंबा वर्क पीस है तो इसका अपना सेल्फ का वेट होगा, प्लस कटिंग टूल पर भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा, तो इससे उसको सहारा देने के लिए किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, तो इसे हम क्या करते हैं, स्टडी रेस्ट के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाता है। अब ये इसका एक कंडीशन होता है, कब, जब इस जॉब की जो लंबाई है इसके डायमीटर के 10 गुने के बराबर या उससे अधिक होती है, तो उस समय इसके डिस्टॉर्शन को, लचीलेपन को रोकने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब स्टडी रेस्ट आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है फिक्स स्टडी रेस्ट और दूसरा होता है फॉलोअर स्टडी रेस्ट। जो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट होता है इसे लेथ के बेड पर फिक्स किया जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान पे रखेंगे, कहाँ फिक्स करते हैं फिक्स स्टडी रेस्ट को, लेथ के बेड पर फिक्स करते हैं, और इसमें 3 एडजस्टेबल पैड होते हैं। कितने एडजस्टेबल पैड होते हैं, 3 एडजस्टेबल पैड होते हैं। कई बार इनका मटेरियल पूछ लिया जाता है, तो ये ब्रास जिसे हिंदी में कहते हैं पीतल, उसके बने होते हैं, और ये कितने डिग्री पर होते हैं, तो 120 डिग्री पर ये सारे पैड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर फॉलोअर स्टडी की बात की जाए तो फॉलोअर स्टडी को कहाँ फिक्स करते हैं, तो बेसिकली इसे कैरिज के सैडल पर फिक्स किया जाता है, आपको याद होना चाहिए कहाँ पर फिक्स करते हैं इसे, कैरिज के सैडल पर फिक्स करते हैं। इसमें केवल 2 पैड होते हैं, मीन्स 2 ही पैर होते हैं। जो तीसरा वाला होता है जो कटिंग टूल होता है वही क्या करता है, जो आपको कटिंग पॉइंट पर सहारा देने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कटिंग टूल के साथ साथ क्या कर रहा होता है, मूव करता है, चूंकि सैडल पर फिक्स होता है, इसीलिए कटिंग टूल को फॉलो करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, फॉलोअर स्टडी रेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस पॉइंट पर कटिंग होती है उसी पॉइंट पर ये क्या करता है, कटिंग मीन्स टूल जो आपको सहारा देने का कार्य करता है। तो 2 इसके पैड हो जाते हैं, एक कटिंग टूल का पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए 3 पॉइंट पर ये भी सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ फिक्स करते हैं, तो इसे सैडल पर फिक्स किया जाता है। तो आशा करते हैं आप इसे भूलेंगे नहीं कि कैरिज के सैडल पर इसे हम फिक्स करते हैं। नेक्स्ट टेल स्टॉक की बैरल की नोज किस टेपर में होती है, तो ये कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेल स्टॉक की जो बैरल होती है जिसमें हम ड्रिल रीमर को पकड़ते हैं टेपर टर्निंग के लिए, उसकी बॉडी को ऑफसेट करते हैं, तो बेसिकली कौन सा टेपर होता है, तो कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। लेथ पर अनियमित आकार के वर्क पीसों की टर्निंग की जाती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्क होल्डिंग एसेसरीज प्रयोग करेंगे। अनियमित मतलब हो गया इरेगुलर शेप में जिसका कोई नियमित आकार नहीं है, अब इतना भी अनियमित नहीं मीन्स थोड़ा सा क्या है ऑड शेप में है,
तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए या तो आप फोरजाचक का प्रयोग कर सकते हैं। फोरजाचक ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो फिर आप किसकी तरफ जा सकते हैं? तो अगर फोरजाचक आपको नहीं दिया गया है तो आप फेस प्लेट की तरफ जा सकते हैं कि आप फेस प्लेट का इसको प्रयोग कर सकते हैं। फेस प्लेट का भी प्रयोग जो इरेगुलर शेप होते हैं, ऑड शेप वाले जॉब होते हैं, उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल की नोच पर कौन सा टेपर होता है? अब टेल स्टॉक में पूछा गया था, अब किस पर पूछा जा रहा है? हेड स्टॉक पर पूछा रहा है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछे चाहे जिस प्रकार से पूछे, आंसर क्या हो जाएगा? मोर्स टेपर ही हो जाता है। कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर होता है। नेक्स्ट, टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंड थ्रेड होने का क्या लाभ होता है? मीन्स लेफ्ट स्टॉक के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है? लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। तो ये क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है? तो बेसिकली इसलिए होती है कि जब हम हैंड व्हील को क्या करें, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, तो ये मूवमेंट के साथ बैरल क्या हो, आगे बढ़े। आप सभी को पता है कि जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है, जब उसे हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो क्या होता है, वहां पर वो खुलती है, चूड़ी क्या होती है, खुलती है। और जब उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो चूड़ी क्या होती है, टाइट होती है। अब व्यक्ति की आदत होती है, नेचुरल मीन्स हैबिट होती है कि बेसिकली क्या करता है, मैक्सिमम कंडीशन में क्लॉकवाइज ही चीजों को घुमाता है, ना कि क्लॉकवाइज घुमाता है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, राइट हैंड थ्रेड काट देंगे, तो अगर आप उसको क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ बैरल चली आएगी, मीन्स वो कस जाएगी। ठीक, चूड़ी कस जाएगी। आप वहां पर नट बोल्ट का ही मैकेनिज्म होता है उसके अंदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते हैं कि जब उसको हम क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं तो वहां पर वो क्या हो सके, खुल सके। अब खुलेगा तो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। और एंटी क्लॉक घुराते हैं तो अंदर की तरफ कस जाता है। ठीक, तो केवल यही रीजन होता है कि जब उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो बैरल हमारा क्या हो, आगे निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है? मीन्स टेल स्टॉक का गुण नहीं है निम्नलिखित में से। ऑप्शन है, जाप को पकड़ती है, ड्रिल और रीमर इस पर माउंट किए जा सकते हैं, स्पिंडल पर डेड सेंटर को माउंट करते हैं, ऑप्शन बी द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो नीचे वाले तीनों सही है, बस केवल सही क्या नहीं कि जॉब को पकड़ती है, तो ये जॉब को पकड़ती नहीं, क्या करती, सपोर्ट देती है। तो ये काम किसका होता है, जॉब को पकड़ने का काम हेड स्टॉक वाले पोर्शंस का होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेथ में टूल को सेंटर हाइट में सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल पोस्ट आसान रहता है? यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपको एग्जैक्ट सेंटर हाइट पर सेट करना है तो सबसे आसान टूल पोस्ट कौन सा होगा, जिसकी सहायता से आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा होता है, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल टूल पोस्ट होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली आसानी से सेंटर हाइट पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक एंगुलर वर्कपीस की फेसिंग करनी है, इसे माउंट करना चाहिए। एंगुलर वर्कपीस मींस उसमें एंगुलर वर्कपीस कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एंगुलर वर्कपीस की फेसिंग करनी है, इसे माउंट करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, थ्रीजा चक, कॉलेट चक, सेंटर के बीच फेस प्लेट। अब एंगुलर मींस क्या होगा, किसी एंगल टाइप की वर्कपीस हो सकती है हमारी, मींस वो रेगुलर नहीं है, ठीक, इरेगुलर है। यहाँ पर एंगुलर ना होके इरेगुलर होना चाहिए, या इरेगुलर वर्कपीस की फेसिंग करनी है तो इसे माउंट करना चाहिए। तो किस पर माउंट करेंगे, इसे हम फेस प्लेट पर माउंट करेंगे। या तो हम चक का, फोरजा चक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फेस प्लेट का प्रयोग करके इसे माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म किस में होता है? तो ऊपर ही हमने देखा था कि स्क्रॉल और थ्रेडेड मैकेनिज्म किस में होता है, थ्रीजा चक में होता है। ठीक, इसमें पाया जाता है, थ्रीजा चक में पाया जाता है। इसके क्राउन व्हील में एक तरफ स्क्रॉल चूड़ी कटी होती जो क्या करती है, जॉस के चूड़ी के साथ मेश करती है। क्राउन व्हील के पिछले सिरे पर बेबल गियर कटे होते हैं जो पिनियन के गियर के साथ, मींस दांतों के साथ मेश करते हैं। जब हम एक स्क्रू लगाकर इसको घुमाते हैं, तीनों जा क्या करते हैं, इसी मैकेनिज्म की वजह से आपस में साथ साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट, स्टडी रेस्ट के पैड बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका प्रयोग करते हैं, ब्रास, पीतल का प्रयोग किया जाता है। फिक्स्ड स्टडी रेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिक्स्ड स्टडी रेस्ट से पूछता है, कौन सा सही नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिक्स्ड स्टडी रेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको देखना है। इसके नीचे वाले दो पैडों को जब सेट किया जाता है तो पहले इन्हें जॉब की सरफेस के साथ
केवल संपर्क में लाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जाप पर पैड को लगाने के लिए पहले अवश्य ट्रू कर लेना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, जाप के साथ सेट करने से पहले जाप पर स्क्रीनिंग कर लें, बिल्कुल सही है। इसे लेथ के कैरेज के साथ फिक्स किया जाता है, ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जो फिक्स स्टडी रेस्ट होता है इसे कहाँ फिट करते हैं, लेथ के बेड पर फिक्स करते हैं। कैरेज पर कोई फिक्स नहीं किया जाता है। कैरेज का एक पार्ट होता है सैडल, उस पर हम फिक्स करते हैं। जो फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है उसको फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में होते हैं, तो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में कितने हो गए, 3 एडजस्टेबल पैड यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। फॉलोअर स्टडी रेस्ट होगा तो उसमें 2 एडजस्टेबल पैड पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट का प्रयोग करते हुए मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। मीन्स अगर हमें फेस प्लेट का प्रयोग करते हुए मशीनिंग करना है, कोई 90 डिग्री पर वर्कपीस को सपोर्ट देना होगा, तो उसके लिए हमें एंगल प्लेट भी चाहिए। अब इस एंगल प्लेट को हम किस पर पकड़ते हैं, तो अभी ऊपर ही दिया गया है कि हम फेस प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस पर पकड़ेंगे, फेस प्लेट पर ही पकड़ेंगे, ठीक, ना कि कैरेज पर तो पकड़ेंगे नहीं, बेड पर नहीं, टेल स्टॉक पर भी नहीं, हम हेड स्टॉक में भी उसको सपोर्ट देंगे। अब फेस प्लेट प्रयोग कर रहे हैं तो फेस प्लेट पर ही आपको क्या करना है, एंगल प्लेट को माउंट करना है। इसके लिए हम बैलेंसिंग बेड का भी प्रयोग करते हैं। एक तरफ जब हम एंगल प्लेट प्रयोग करते हैं तो दूसरे तरफ हमें बैलेंसिंग बेड का भी प्रयोग करना होता है। तो कई बार फिगर देके बैलेंसिंग बेड को इंडिकेट करके वो पूछ लेता है कि ये क्या पार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, वर्कपीस में मैंड्रेल को पूर्ण रूप से प्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जब वर्कपीस मैंड्रेल का प्रयोग करके हॉलो वर्कपीस की जब हम टर्निंग कर रहे होते हैं तो उसमें मैंड्रेल को पूर्ण रूप से उसमें फिट करने के लिए किस विधि के द्वारा प्रयोग करेंगे, तो हैमरिंग कर नहीं सकते। वाइस, तो वाइस में कहाँ लगाएंगे, तो किसका प्रयोग किया जाता है, आर्बर प्रेस के द्वारा क्या करते हैं, उसको मैंड्रेल को अच्छे तरीके से उसमें फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल मेकर्स बटन का प्रयोग किया जाता है, तो टूल्स मेकर बटन होती हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दी गई डेटम पर बोरिंग के लिए वर्कपीस की अलाइनिंग करने के लिए किस लिए प्रयोग करते हैं, जो भी हमें डेटम दी जाती है उसके साथ वर्कपीस को अलाइन करने के लिए, सेट करने के लिए टूल मेकर्स बटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट का प्रयोग टर्निंग के लिए करते हैं, तो किस प्रकार के जॉब की टर्निंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो अनियमित जॉब की, बेसिकली जो हमें टर्निंग करनी होती है, इरेगुलर शेप के वर्कपीस की टर्निंग करनी होती है, तो उस समय बेसिकली प्रयोग किया जाता है फेस प्लेट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है एक फेस प्लेट मैग्नेटिक चक के समान होता है। दूसरा, फेस प्लेट पर जाप की परिशुद्ध सेटिंग के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, तो ये तो आपका सही है। फेस प्लेट कार्य के बैलेंस को चेक करने के लिए स्पिंडल ड्राइव को अलग करना चाहिए, बिल्कुल, अगर रनिंग कंडीशन में आप बैलेंस को चेक करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फेस प्लेट पर गोल जाप को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक अत्यंत आवश्यक है, जब भी आप क्या कर रहे होंगे, किसी भी मीन्स बी आकार के जाप, गोल जाप को पकड़ेंगे तो उस समय आपको बी ब्लॉक का प्रयोग करना ही करना है। तो नीचे वाले तीनों सही हो जाते हैं। ऊपर जो हमारा है कि एक फेस प्लेट मैग्नेटिक चक के समान होता है, ये आपका सही नहीं, क्यों, कोई भी मैग्नेटिक वाला मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन का बी ग्रुप वाली पुली, जो कि चित्र यहाँ पर चित्र में आपको ये दिखाई गई है, आप इस चित्र को देख सकते हैं। बी ग्रुप वाली जो पुली है यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई गई है। चित्र की फाइन टर्निंग करनी है, बी ग्रुप वाली पुली है कास्ट आयरन, इसको क्या करना है, फाइन टर्निंग करना है। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य पकड़ने वाली विधि हाई कंसंट्रेसिटी प्रदान करती है, उच्च संकेंद्रिता प्रदान करती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार की यहाँ पर पुली वगैरह दिखाई गई है, तो बेसिकली ये हॉलो पुली टाइप है। अब पुली हॉलो ही होती है, बीच से क्या होगी, हॉलो होगी। आप इस सेंटर लाइन के द्वारा यहाँ पर इससे देख सकते हैं डॉटेड लाइन से कि हॉलो है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको मैंड्रेल चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। अब मैंड्रेल चाहिए होगा तो इसको हमें सेंटर के बीच भी पकड़ के क्या करनी होती, मशीनिंग करनी होती है। तो हाई कंसंट्रेसिटी कब मिलेगी, एक कोन मैंड्रेल का प्रयोग करने पर, ठीक, क्या प्रयोग करेंगे, एक कोन मैंड्रेल पर पकड़ेंगे और सेंटरों के बीच उसकी मशीनिंग करेंगे हम, ठीक। तो बेसिकली ये जो कोन मैंड्रेल होता है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो भी ऐसे वर्कपीस जिसके व्यास में क्या है, होल वगैरह होते हैं, मीन्स होल के विभिन्न व्यास वाले जो वर्कपीस होते हैं जिनके बीच में होल वगैरह होते हैं, तो ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए बेसिकली कोन मैंड्रेल का प्रयोग किया जाता है। तो कोन मैंड्रेल और सेंटर के बीच प्रयोग करके इस पुली को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मशीन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फेस प्लेट पर बंधे अनियमित आकार के वर्कपीस की जब मशीनिंग की जाती है तो भारों को क्लैंप करके काउंटर बैलेंसिंग की जाती है। ये क्यों की जाती है किस लिए? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्पिंडल की नोज पर फेस प्लेट की माउंटिंग से पहले, स्पिंडल की नोज पर फेस प्लेट की माउंटिंग की धीमे आरपीएम पर वर्कपीस को घुमाने के बाद, या फिर स्पिंडल की नोज पर फेस प्लेट की माउंटिंग और तटस्थ पोजीशन में स्पिंडल को रखने के बाद, या फिर रफ कट लेने के बाद। ये पूछा गया है बेसिकली आप बैलेंसिंग कम करेंगे। ठीक, तो बैलेंसिंग हम कब करते हैं? जब हम स्पिंडल की नोच पर फेस प्लेट की माउंटिंग कर देते हैं, ठीक, काफ़ी अच्छी पोजीशन में, तो स्पिंडल को रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी बेसिकली हम इस बैलेंसिंग करते हैं। ठीक, तो स्पिंडल की नोच पर फेस प्लेट की माउंटिंग करने के बाद और जब हम अच्छी पोजीशन में स्पिंडल को फिक्स कर देते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, उसकी बैलेंसिंग सेट करनी होती है। नेक्स्ट, एक फिक्स्ड स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्स्ड स्टडी रेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है आप सभी को पता है। सबसे पहले ही हमने आपको बताया था बेसिकली जो स्टडी रेस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, ओवर हैंगिंग सिरे वाले ऑपरेशन करने के लिए चक में बंधे लंबे वर्कपीस को सहारा देने के लिए, जो भी लंबे वर्कपीस हैं और वो ओवर हैंग हो रहे हैं तो उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बेसिकली फिक्स स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेथ पर आपको एक अनियमित आकार का वर्कपीस माउंट करना है, निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरीज अधिक उपयुक्त है? सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया है अनियमित आकार है, तो अनियमित आकार के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इजी वे में फेस प्लेट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोरजा चक में बंधे वर्कपीस लंबे वर्कपीस को सहारा देने के लिए फिक्स स्टडी रेस्ट की अंगुलियों को सेट किया जाता है। अंगुलियों को तब सेट समायोजित और सेट करते हैं जब वर्कपीस को, अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन पूछ लिया गया कि आप कब उसको सेट करेंगे, मीन्स उसके जो फिंगर्स हैं पैड्स हैं उसको आप कब सेट करेंगे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है चक में ट्रू कर दिया जाता है और कार्य रुका हुआ होता है तब करते हैं। दूसरा, टेल स्टॉक के सिरे पर ट्रू कर दिया जाता है और जब कार्य हल्का आरपीएम ले रहा हो तब करते हैं। या फिर दोनों सिरे पर ट्रू कर दिया जाता हो, कार्य रुका हो तब करते हैं। बिल्कुल सही है, जब हम दोनों सिरों पर ट्रूइंग कर लेते हैं, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक सिरे पर, और हमारा क्या होना चाहिए, मशीन रुकी होनी चाहिए, वर्कपीस रुका होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, उसके फिंगर्स को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट, लेथ के सैडल पर एक ट्रेबलिंग स्टडी फिक्स की जाती है। स्टडी रेस्ट का कार्य होता है, मीन्स सैडल पर क्या प्रयोग करते हैं, ट्रेबलिंग स्टडी, जिसे फॉलोअर स्टडी कहते हैं। तो इस फॉलोअर स्टडी रेस्ट का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करती है, कटिंग फोर्स के कारण लंबी शाफ्ट को बेंड होने से बचाती है। जो भी कटिंग फोर्स के कारण वहां पर फोर्स लगता है कटिंग टूल के कारण, तो उससे जो शाफ्ट हमारी बेंड होने की चांसेस रहती हैं उसको क्या करती है, बचाती है, साथ ही साथ उसको सपोर्ट भी करती है। कंसेंट्रिक चक के जॉस के बैक फेस पर मैचिंग स्क्रॉल थ्रेड होती है। थ्रेड, अब ये समान संख्या में परंतु पिच में असमान, संख्या में असमान परंतु पिच में समान, संख्या में असमान और पिच में असमान, या फिर संख्या में समान और पिच में समान। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पिच क्या होती है, समान होती है, लेकिन संख्या क्या हो सकती है, असमान होती है। तो जो भी वहां पर कंसेंट्रिक चक के जॉस में बैक मीन्स जो बैक साइड पर मैचिंग स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है उसकी विशेषता क्या होती है, संख्या में वो असमान होती है लेकिन उनकी पिच क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक स्प्लिट बुश जिसे दो भागों को सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा गया है उसको मशीन करने के लिए फोर्जा इंडिपेंडेंट चक में बांधा जाता है। यदि स्प्लिट बुश को चित्र में दर्शाया जैसा बांधा हो तो इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा दोष आएगा। यहाँ पर कोई एक फिगर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, बांधा गया है स्प्लिट बुस्ट को। अब इसकी हमें टर्निंग करनी है तो पूछ रहा है अगर इस प्रकार से बांधेंगे तो कौन सा दोष आएगा। यहाँ पर पहला, चक के सिरे पर ट्रूइंग संभव नहीं होगी। दूसरा, सोल्डरिंग निकल जाएगी और दोनों भाग अलग हो जाएंगे। बुश के बाहरी व्यास के साथ बोरिंग किया गया सुराख संकेंद्रित नहीं बनेगा, या बोर की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता सही से नहीं आएगी। थोड़ा एक बार हम फिगर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सोल्डरिंग वाला पार्ट है ये क्या है, दोनों जास के बीच में है, तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट नीचे रह जाएगा। जब काफी जब लंबे मीन्स उस पर काफी हाई आरपीएम पे रोटेट करेगा, ठीक, तो डर क्या होगा, यहाँ पर इस सोल्डरिंग के खुलने का भय होगा। अगर ये सोल्डरिंग वाला पोर्शन इस जॉस के बीच में आ जाता तो फिर खुलने की दिक्कत नहीं रहती, चूंकि एक यहाँ आ जाता एक दूसरे जॉस के बीच में चला जाता। चूंकि ये
तो जॉब्स के बीच में है तो क्या है, सोल्डरिंग खुलने का भय यहाँ पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग निकल जाएगी और दोनों भाग अलग हो जाएंगे। यही यहाँ पर दोष आएगा इस प्रकार के होल्डिंग से। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे किससे, लेथ की एसेसरी से। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉलेट चक का प्रयोग कब किया जाता है। तो कॉलेट चक का बेसिकली प्रयोग हम ऑटोमेटिक मशीनों पे करते हैं, मीन जो ऑटोमेटिक सीएनसी वगैरह होती है लेथ, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिकली टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये आसानी से जो आपको जल्दी पकड़ते हैं, जिससे समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो एक ये क्वेश्चन था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी अगर कोई आपको डाउट होता है इससे रिलेटेड, लेथ की जो एसएस सीरीज है उससे रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन बॉक्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।